वेलकम टू योर स्टडी डेस्टिनेशन। तो आज हम क्लास 12th का बिजनेस स्टडीज का चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्टार्ट करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन विद फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है? हमें पता है कि फाइनेंस को अरेंज करने की कुछ ना कुछ कॉस्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मार्केट से डेट रेज कर रही हूँ तो मुझे उसके लिए इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो जो भी फाइनेंस अरेंज होता है उसकी कुछ ना कुछ कॉस्ट होती है। और जब हम कोई भी पैसा रेज करते हैं मार्केट से तो उस टाइम पे भी हमारे कुछ ना कुछ खर्चे होते ही हैं। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है उसका जो है एम होता है कि हम ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट करें, यानी कि जो हम फाइनेंस अरेंज कर रहे हैं वो सही से करें, कॉस्ट ऑफ फंड्स को ध्यान में रखकर। तो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि हमारा कॉस्ट ऑफ फंड्स कम से कम रहे, और साथ ही साथ हमारा एक और एम होता है कि हम फाइनेंस का जो यूटिलाइजेशन है वो इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करें। क्योंकि अगर मैंने फाइनेंस अरेंज कर लिया और उसका मैं सही से यूटिलाइजेशन नहीं करूंगी तो मेरे लिए उस फाइनेंस का क्या बेनिफिट होगा? तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट एज वेल एज यूसेज ऑफ फाइनेंस, यानी कि फाइनेंस का अरेंजमेंट एंड फाइनेंस का यूसेज दोनों ही इफेक्टिव होना चाहिए। तो हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कॉस्ट ऑफ फंड्स कम से कम रहे और साथ ही साथ इफेक्टिव डिप्लॉयमेंट, यानी कि मैं जो फंड्स अरेंज कर रही हूँ उनको सही इन्वेस्टमेंट करूँ और सही अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाऊं। जब भी हम फाइनेंस अरेंज करते हैं तो हमारा एक और ऑब्जेक्टिव होता है कि हमारे पास इनफ फंड्स अवेलेबल हों, यानी कि अगर सपोज करो आपके पास कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आई तो आप उसका फायदा तभी उठा पाएंगे जब आपके पास इनफ फंड्स अवेलेबल होंगे। अगर आपके पास फंड्स ही अवेलेबल नहीं होंगे तो आप किसी अपॉर्चुनिटी का फायदा कैसे ले पाएंगे? तो हम ये इंश्योर करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के थ्रू कि हमारे पास इनफ फंड्स अवेलेबल रहे और साथ ही साथ आइडल फाइनेंस भी अवेलेबल ना हो, यानी कि एक तो हो कि पैसा अवेलेबल हो पर उतना हो कि अगर हमें कोई रिक्वायरमेंट हो, कोई अपॉर्चुनिटी हमें ग्रैब करनी हो तो हम उसका फायदा उठा सके। पर आइडल फाइनेंस यानी कि ये नहीं है कि फाइनेंस जो है ऐसे ही पड़ा हुआ है, हमने उसको कहीं इन्वेस्ट नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो उसकी जो अपॉर्चुनिटी है वो तो हम एक तरीके से खो ही रहे हैं ना। तो कभी भी आइडल फाइनेंस नहीं होना चाहिए। तो हमें अवॉइड करना चाहिए आइडल फाइनेंस को और इंश्योर करना चाहिए कि इनफ फंड्स अवेलेबल हो। ओके, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसका प्राइमरी एम होता है मैक्सिमाइज करना शेयर होल्डर्स की वेल्थ को, मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ। तो मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ कब पॉसिबल है? शेयर होल्डर्स को एक तो क्या देती है कंपनी? डिविडेंड। एंड दूसरा उनको फायदा कब होगा? जब शेयर का प्राइस इंक्रीज होगा। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एम होता है मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड या फिर इंक्रीज इन शेयर प्राइसेस। ओके, सो अब हम पढ़ते हैं फाइनेंशियल डिसीजंस के बारे में। फाइनेंशियल डिसीजंस तीन तरह के होते हैं। एक तो होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, सेकेंड वन इज फाइनेंसिंग डिसीजन एंड थर्ड वन इज डिविडेंड डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हम दो चीजों के बारे में सीखने वाले हैं। फर्स्ट वन इज कैपिटल बजटिंग एंड सेकेंड वन इज वर्किंग कैपिटल डिसीजंस। फाइनेंसिंग डिसीजन में दो चॉइसेस होती हैं, यानी कि कंपनी को सोचना होता है कि हम फंड्स कैसे अरेंज करें, डेट के थ्रू अरेंज करें, इक्विटी के थ्रू अरेंज करें। तो वी हैव टू ऑप्शंस, दैट इज वन इज डेट एंड सेकंड इज इक्विटी। अब आता है डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन में क्या होता है, कंपनी जो प्रॉफिट कमाती है उसके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो उस प्रॉफिट को वो डिस्ट्रीब्यूट कर दे अपने शेयर होल्डर्स को, जिसको हम क्या बोलेंगे? डिविडेंड। एक और ऑप्शन होता है कि वो उसका कुछ पार्ट रिटेन करे कि वो फ्यूचर में उसको या तो अपने लिए यूटिलाइज करेंगे या इन्वेस्ट करने के लिए, कुछ भी उनका पर्पस हो सकता है। तो हमने तीन तरह के डिसीजंस पढ़े। फर्स्ट वन इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में कंपनी सोचती है कि हमें कौन से असेट में कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, जिसके अंदर दो तरह के डिसीजन लिए जाते हैं। फर्स्ट इज कैपिटल बजटिंग डिसीजन
और सेकंड इज वर्किंग कैपिटल डिसीजन। कैपिटल बजटिंग डिसीजन होते हैं लॉन्ग टर्म डिसीजन एंड वर्किंग कैपिटल डिसीजन होते हैं शॉर्ट टर्म डिसीजंस। फाइनेंसिंग डिसीजन में क्या होता है कि हम पैसे कैसे अरेंज करने वाले हैं। दो तरीके से अरेंज कर सकते हैं, या तो डेट के थ्रू या इक्विटी के थ्रू, या फिर हम इनका एक प्रपोर्शन डिसाइड कर लेंगे कि हम किस प्रपोर्शन में पैसा ऑब्टेन करने वाले हैं मार्केट से। थर्ड वन इज डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन में हमने देखा कि हम प्रॉफिट का कितना पार्ट शेयर होल्डर्स को बांटने वाले हैं इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, और कितना पार्ट हम रिटेन करने वाले हैं प्रॉफिट का। तो अब हम इन तीन डिसीजंस को डिटेल में पढ़ने वाले हैं आगे। सो अब हम पढ़ते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को डिटेल में। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस अभी हमने उसका थोड़ा सा ब्रीफ में इंट्रोडक्शन लिया था लास्ट स्लाइड में, अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में एक फर्म जो है वो डिसाइड करती है कि वो अपने फंड्स को किस तरीके से अलग अलग असेट्स में इन्वेस्ट करने वाली है। अब ये डिसीजंस लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं और शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है उसको हम कहते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजन, एंड जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है उसको हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल डिसीजन। ओके, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जैसे कि एक फर्म ने डिसाइड किया कि हम एक पर्टिकुलर मशीन को रिप्लेस कर एक नई मशीन खरीदना चाहते हैं, तो जो मशीन होती है उसमें बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व होती है। मशीन को हम डेली बेसिस पे तो नहीं बदलेंगे ना, या विद इन 1 ईयर तो रिप्लेस नहीं करते रहेंगे उसको बार बार। तो जो हम नई मशीन खरीद रहे होंगे वो हम एक लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए खरीद रहे होंगे, और एक हमारा लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव होगा उस चीज को लेकर जो हम प्लान करेंगे। तो कोई भी नया फिक्स्ड सेट खरीदना या कोई भी पुरानी मशीन को रिप्लेस करके किसी नई मशीन को खरीदना, या फिर फॉर एग्जाम्पल कोई नई ब्रांच ओपन करना, जिनमें बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व होती है और लंबे समय के लिए होता है, दैट इज कैपिटल बजटिंग डिसीजन। अब कैपिटल बजटिंग डिसीजन हमारी किन किन चीजों को अफेक्ट करता है। प्रॉफिटेबिलिटी, अगर हम कोई फैसला ले रहे हैं, कोई डिसीजन ले रहे हैं इन्वेस्टमेंट का, तो उससे हमारी प्रॉफिटेबिलिटी पे फर्क तो पड़ेगा ना, तभी हम ले रहे हैं। ऐसे ही उससे हमारे साइज ऑफ असेट्स पे, कॉम्पिटिटिवनेस पे भी फर्क पड़ता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं वर्किंग कैपिटल डिसीजन। वर्किंग कैपिटल क्या है? वर्किंग कैपिटल डिसीजंस में हम डिसीजन लेते हैं कि हमें कैश कितना रखना है डेली बेसिस पे, कितना मिनिमम हमारे पास कैश अवेलेबल होना चाहिए। इन्वेंट्री, ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्रीज, डेटर से रिलेटेड, डेटर कैश इन्वेंट्री से रिलेटेड जो डिसीजंस लिए जाते हैं उनको वर्किंग कैपिटल डिसीजंस कहा जाता है। ये डिसीजंस जो है हमारे बिजनेस की डे टू डे वर्किंग को अफेक्ट करते हैं, एज वेल एज लिक्विडिटी को भी, क्योंकि हम कैश रिलेटेड डिसीजंस किस में ले रहे हैं? वर्किंग कैपिटल डिसीजंस में। तो ये डिसीजंस एक बिजनेस की लिक्विडिटी को और प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन को हमने अभी क्या समझा? इन्वेस्टमेंट डिसीजंस वो डिसीजंस होते हैं जिसमें एक फर्म सोचती है कि हमें किन किन असेट्स में कितना कितना पैसा इन्वेस्ट करना है। अब वो डिसीजन शॉर्ट टर्म भी हो सकता है और लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, और वो दो डिसीजंस कौन से होते हैं? लॉन्ग टर्म तो उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल बजटिंग, एंड शॉर्ट टर्म तो उसको हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। कैपिटल बजटिंग में हम सोचते हैं कितना असेट में क्या इन्वेस्ट करना है, एंड वर्किंग कैपिटल में हम कैश, इन्वेंट्रीज एंड डेटर से रिलेटेड सोचते हैं। ओके, अब हम पढ़ते हैं कि कैपिटल बजटिंग डिसीजंस को कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला फैक्टर है कैश फ्लोज ऑफ द प्रोजेक्ट। जब हम किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस टाइम पे हमारा क्या होता है? कैश आउटफ्लो, जिसकी वजह से हमारा कैश क्या होता है? कम होता है।
ऐसे ही जब हम किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो पैसा जा रहा है, पर आने वाले टाइम में धीरे धीरे करके हमारा कैश इनफ्लो होगा, जिसकी वजह से हमारा कैश इंक्रीज होगा। तो जब भी हम किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें उससे आने वाली कैश फ्लोज को अच्छे से एनालाइज करना चाहिए। हमें कंसीडर करना चाहिए कि हमारा कितना कैश आउटफ्लो हो रहा है और कितना कैश इनफ्लोज हो रहा है, तो उसके बेसिस पे हम अपना डिसीजन लेते हैं। नेक्स्ट इज रेट ऑफ रिटर्न। इसके अंदर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि एक प्रोजेक्ट है ए, जिसके अंदर मेरा रेट ऑफ रिटर्न है 10%, यानी कि जो मेरे को फायदा होने वाला है, जो मेरे को रिटर्न मिलने वाला है वो है 10%। और जो प्रोजेक्ट बी है उसमें मेरा रेट ऑफ रिटर्न है 12%, यानी कि मुझे 12% का रिटर्न मिलने वाला है मेरी इन्वेस्टमेंट पर। और दोनों के अंदर जो रिस्क है वो सेम है। तो रिस्क सेम है तो मैं वो प्रोजेक्ट चुनूंगी जिसके अंदर मेरा रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा होगा। तो मेरा रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है प्रोजेक्ट बी में। तो जब भी हम किसी प्रोजेक्ट का सिलेक्शन करते हैं या हम कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं तो उसमें रेट ऑफ रिटर्न जो फैक्टर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि हम जितना रिस्क इन्वॉल्व है और जितना हमें रिटर्न मिलने वाला है उसके बेसिस पर हम अपना डिसीजन लेते हैं। जैसे कि अगर हम इसी प्रोजेक्ट ए और बी की बात करें तो मुझे फायदा दिख रहा है प्रोजेक्ट बी में, क्योंकि मुझे उससे ज्यादा रिटर्न मिलने वाला है। तो मैं कौन सा प्रोजेक्ट चूज करूंगी? आई विल चूज प्रोजेक्ट बी। सो रेट ऑफ रिटर्न एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। अब कोई भी हम डिसीजन लेते हैं इन्वेस्ट करने का तो उसके अंदर हम काफी सारी चीजें देखते हैं, जैसे कि कितना इन्वेस्टमेंट होगा, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, हमारा इंटरेस्ट रेट क्या है, कितने कैश फ्लोज इन्वॉल्व हैं, कितने कैश फ्लोज मुझे मिलने वाले हैं, सारे कैश फ्लोज को देखते हैं, इनफ्लोज को, आउटफ्लोज को, और साथ ही साथ रेट ऑफ रिटर्न को भी कंसीडर करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया जो कि अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रेट, कैश फ्लो, रेट ऑफ रिटर्न और ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स को लेके काफी सारी कैलकुलेशंस की जाती है। और उन अलग अलग टेक्निक्स को बोलते हैं कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स। तो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजन को? कैश फ्लोज, रेट ऑफ रिटर्न, और अलग अलग प्रपोजल्स को जब हम इवेल्युएट करते हैं कंसीडरिंग इंटरेस्ट रेट, कैश फ्लोज, रेट ऑफ रिटर्न, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो उस सब से हमारा कैपिटल बजटिंग डिसीजन अफेक्ट होता है। अब हम समझते हैं फाइनेंसिंग डिसीजंस क्या होते हैं। फाइनेंसिंग डिसीजन में डिसीजन लिया जाता है कि हम जो मनी, जो फाइनेंस है वो किन किन सोर्सेज से रेज करने वाले हैं। तो इसके अंदर हम आइडेंटिफाई करते हैं उन अवेलेबल सोर्सेज को जहां से हम फाइनेंस को रेज कर सकते हैं। अब हमारे पास दो सोर्सेज है। पहला सोर्स है शेयर होल्डर फंड एंड नेक्स्ट इज बोरोड फंड्स। शेयर होल्डर फंड्स यानी कि हमारी इक्विटी कैपिटल और रिटेन्ड अर्निंग्स, और बोरोड फंड्स क्या होते हैं? डिबेंचर्स की फॉर्म में, डेट की फॉर्म में पैसा बोरो करना। तो फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर डिसीजंस लिए जाते हैं बेसिकली कि हम फाइनेंस को किस तरीके से अरेंज करने वाले हैं और किस तरीके से उस पैसे को ऑब्टेन करने वाले हैं मार्केट से। तो हमारे पास दो चॉइसेस है, फर्स्ट इज शेयर होल्डर फंड्स एंड सेकंड इज बोरोड फंड्स। तो ये फाइनेंसिंग डिसीजंस जो हैं वो हमारा डिटरमाइन करते हैं ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी कि कंपनी जो कैपिटल बोरो कर रही है, जो रेज कर रही है फाइनेंस, उसमें उनकी कॉस्ट कितनी पड़ने वाली है उनको, और उस एंटरप्राइज का फाइनेंशियल रिस्क क्या होगा, वो भी इन्हीं डिसीजंस पे डिपेंड करता है। अब हम समझते हैं कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो हमारे फाइनेंसिंग डिसीजंस को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला जो फैक्टर होता है वो होता है कॉस्ट। जब हम अलग अलग सोर्सेज से फंड्स रेज करते हैं तो उनकी कॉस्ट भी अलग अलग होती है। तो एक फाइनेंशियल मैनेजर कैसा सोर्स प्रेफर करेगा? वो उसी सोर्स को सिलेक्ट करेगा जो सबसे चीपेस्ट होगा, यानी कि जो उसको सबसे सस्ता पड़ेगा।
तो चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस कौन सा होता है? रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स क्या था? रिटेन्ड अर्निंग्स अभी हमने थोड़ी देर पहले समझा था कि रिटेन्ड अर्निंग्स प्रॉफिट का वो पार्ट होता है जो कंपनी अपने पास रिटेन कर कर रखती है, यानी कि वो प्रॉफिट का पार्ट जो वो शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं एंड बिजनेस के फ्यूचर ग्रोथ के लिए अपने पास रिटेन कर कर रखते हैं। तो रिटेन्ड अर्निंग जो है वो सबसे सस्ता सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है, क्योंकि देखो रिटेन्ड अर्निंग यानी कि पैसा कंपनी के पास ऑलरेडी अवेलेबल है, तो कंपनी को किसी भी तरीके की कोई कॉस्ट नहीं लगेगी, ना ही तो कोई फ्लोटेशन कॉस्ट, ना ही कोई इंटरेस्ट की कॉस्ट। तो सबसे सस्ता सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या हुआ? हमारा रिटेन्ड अर्निंग्स। ऐसे ही इसके बाद अगर हम देखें तो ऐसे ही हमारे पास होता है डेट। डेट में हम इंटरेस्ट पे करते हैं, तो जब कंपनी इंटरेस्ट पे करती है ना, तो उसको इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स बेनिफिट अवेलेबल होता है, तो इसलिए वो भी एक चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है। पर सबसे चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस रिटेन्ड अर्निंग्स को ही कहा जाता है, क्योंकि वो पैसा ऑलरेडी कंपनी के पास अवेलेबल है। अब हम नेक्स्ट फैक्टर जो हमारे फाइनेंसिंग डिसीजन को अफेक्ट करता है वो होता है रिस्क। अलग अलग सोर्सेस से अलग अलग तरीके का रिस्क एसोसिएट होता है, तो हम कौन सा सोर्स जो है वो प्रेफर करेंगे? जितना कम रिस्क होगा हम उसी सोर्स को प्रेफर करेंगे, क्योंकि जिसमें ज़्यादा रिस्क है, बहुत ज़्यादा रिस्क है, उस सोर्स को हम क्यों प्रेफर करेंगे? अब हम देखते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट सबसे पहले हम समझते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट होती क्या है। फ्लोटेशन कॉस्ट होती है जब एक कंपनी अपने नए स्टॉक्स को यानी कि अपनी सिक्योरिटीज को पब्लिक को ऑफर करती है, और उस टाइम पे जो कंपनी को खर्चा होता है, चाहे वो अंडरराइटिंग का फीस हो या फिर लीगल फीस हो या रजिस्ट्रेशन फीस हो, कोई भी न्यू इशू के टाइम पे जो भी कॉस्ट इनकर होती है ना, उसको फ्लोटेशन कॉस्ट बोलते हैं। तो अगर ज्यादा फ्लोटेशन कॉस्ट होगी तो क्या मैं उस सोर्स को प्रेफर करूंगी? नो, क्योंकि मैं वही सोर्स प्रेफर करना चाहूंगी जिसमें मेरी फ्लोटेशन कॉस्ट कम पड़ेगी। ठीक है, तो हायर द फ्लोटेशन कॉस्ट लेस अट्रैक्टिव द सोर्स। जितनी ज्यादा फ्लोटेशन कॉस्ट होगी उतना ही कम अट्रैक्टिव वो सोर्स हो जाएगा हमारे लिए। नेक्स्ट इज कैश फ्लो पोजीशन ऑफ द बिजनेस। अब एक बात बताओ, अगर कंपनी के पास जो कैश फ्लो यानी कि अगर उनकी कैश की पोजीशन, उनके पास जो कैश है वो काफी ज्यादा अवेलेबल है, तो आप बताओ वो इक्विटी के थ्रू प्रेफर करेंगे या फिर डेट के थ्रू प्रेफर करेंगे फाइनेंस अरेंज करना? ऑब्वियसली वो डेट के थ्रू फाइनेंस करना चाहेंगे अवेलेबल, क्योंकि जितना ज्यादा पैसा उनके पास होगा तो वो सोचेंगे कि अगर वो डेट से पैसा रेज करेंगे तो उन्हें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और उनके पास कैश अवेलेबल है, और इंटरेस्ट के ऊपर उन्हें क्या मिलेगा? टैक्स बेनिफिट मिलेगा। और साथ ही साथ जो रिस्क होता है ना, वो डेट के अंदर कम होता है और इक्विटी में ज्यादा होता है। तो जब भी स्ट्रॉन्गर कैश फ्लो पोजीशन होती है तो कंपनी क्या प्रेफर करेगी? डेट फाइनेंसिंग। और जब कैश फ्लो पोजीशन स्ट्रॉन्ग नहीं है तो हम किसके थ्रू अरेंज करना चाहेंगे? इक्विटी के थ्रू, क्योंकि अगर मेरे पास कैश फ्लो पोजीशन अगर मेरी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो मैं इंटरेस्ट कैसे पे करूंगी? तो स्ट्रॉन्गर कैश फ्लो पोजीशन मींस वी विल प्रेफर डेट फाइनेंसिंग as compared to equity financing. Next is level of fixed operating cost. अगर एक बात बताओ, मेरी जो फिक्स्ड कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट कौन सी होती है? चाहे मैं किसी भी लेवल पे बिजनेस कर रही हूं, मेरा उतना पैसा तो लगेगा ही लगेगा, मेरी उतनी कॉस्ट तो इनकर होगी ही। सपोज करो जैसे कि मेरी बिल्डिंग का रेंट, ठीक है, अगर एक बिजनेस के हाई लेवल के यानी कि उनके जो फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा है, तो वो क्या प्रेफर करेंगे? वो प्रेफर करेंगे डेट फाइनेंसिंग कम से कम। क्यों? क्योंकि अगर डेट फाइनेंसिंग करेंगे तो उन्हें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और जब उनकी फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑलरेडी हाई है तो क्या वो डेट फाइनेंसिंग प्रेफर करेंगे? नो, क्योंकि उन्हें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो उनके ऊपर एक और जो कहते हैं ना, एक और खर्चा, एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी बिजनेस की। तो हाई लेवल ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट तो वो ऑप्ट करेंगे इक्विटी फाइनेंसिंग के लिए एज कंपेयर टू डेट फाइनेंसिंग। और सिमिलरली अगर उनकी फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट कम है तो वो कौन सा ऑप्शन प्रेफर करेंगे? डेट फाइनेंसिंग। ओके, तो हाई लेवल ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट
तो डेट फाइनेंसिंग बेटर नहीं है, और अगर हमारी फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट कम है तो डेट फाइनेंसिंग को हम प्रेफर करेंगे। नेक्स्ट इज कंट्रोल कंसिडरेशंस। अब कंट्रोल कंसिडरेशंस हमने देखा था कि जब हम इक्विटी, यानी कि अगर जितनी ज्यादा हम इक्विटी इशू करते हैं या फिर हम इक्विटी के थ्रू पैसा रेज कर रहे हैं, तो शेयर होल्डर्स, उनका मैनेजमेंट में कंट्रोल होता है, बिकॉज शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द बिजनेस। तो अगर हम ज्यादा इक्विटी इशू करेंगे तो उससे क्या होगा, मैनेजमेंट का जो कंट्रोल है वो कम होता चला जाएगा, और शेयर होल्डर्स का जो कंट्रोल है ना वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो हमें कंट्रोल वाली बातों को भी ध्यान में रखना पड़ता है कि अगर हमने ज्यादा स्टेक बाहर दे दिया, सपोज अगर हमने 51% से ज्यादा बाहर वालों को दे दिया, तो क्या हमारा रहेगा? अगर मैंने 51% भी किसी और को दे दिया स्टेक अपनी कंपनी में, तो क्या मेरा उसके अंदर ओनरशिप ज्यादा रहेगा? नो। तो सामने वाले का ज्यादा कंट्रोल हो जाएगा। तो मुझे इन बातों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। अब हम समझते हैं डिविडेंड डिसीजंस के बारे में। डिविडेंड डिसीजन क्या होते हैं? डिविडेंड डिसीजन में एक कंपनी को डिसाइड करना होता है कि उसने जो प्रॉफिट अर्न किया है उसका कितना पार्ट वो शेयर होल्डर्स को देना चाहते हैं एंड कितना पार्ट वो रिटेन करना चाहते हैं। तो कंपनी को डिसीजन लेना होता है प्रॉफिट का कितना पार्ट वो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं एंड कितना पार्ट वो रिटेन करने वाले हैं बिजनेस की फ्यूचर ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो इसके अंदर हम दो चीजें देखते हैं। एक हम देखते हैं कि हमें डिविडेंड कितना देना है, और एक हम देखते हैं कि हमें रिटेन्ड अर्निंग्स कितनी करनी है। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो हमारे इस डिविडेंड डिसीजन को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहली चीज होती है अर्निंग्स। अर्निंग्स तो मेन है ही, क्योंकि मैं डिविडेंड पे कैसे करूंगी, कंपनी डिविडेंड पे कैसे करती है? करंट एंड पास्ट अर्निंग से। तो सबसे पहला फैक्टर जो डिविडेंड डिसीजन को अफेक्ट करेगा वो क्या होगा? हमारी अर्निंग्स, क्योंकि डिविडेंड आर पेड आउट ऑफ करंट एंड पास्ट अर्निंग्स। उसके बाद सेकंड फैक्टर स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स। एक बात बताओ, अगर कंपनी जो है वो स्टेबल अर्न कर रही है, यानी कि इस साल भी उसने 1 करोड़ का जो है प्रॉफिट कमाया है, अगले साल भी वो लगभग 1 करोड़ के नियर प्रॉफिट कमा रहा है, तो ऐसे ही चलता जा रहा है। ठीक है, तो वो क्या करेगा? वो हायर डिविडेंड्स पे कर सकता है। पर सपोज करो उसी के कंपैरिजन एक कंपनी है जिसने इस साल 1 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, नेक्स्ट ईयर उसने सिर्फ और सिर्फ 10 लाख का प्रॉफिट कमाया, उससे नेक्स्ट ईयर 50 लाख का कमाया, उससे नेक्स्ट ईयर सिर्फ 5 लाख का प्रॉफिट कमाया। तो एक ऐसी कंपनी जिसकी अर्निंग्स ही स्टेबल नहीं है, यानी कि उनका रेवेन्यू ही स्टेबल नहीं है। सपोज इस साल 1 करोड़ का टर्नओवर, फिर 10 करोड़ का टर्नओवर, फिर 5 करोड़ का टर्नओवर, पता ही नहीं है हमें कि वो कितना कमा रहे हैं। तो उन्हें वो कैसे डिविडेंड पे करेंगे? स्मॉलर डिविडेंड। तो अगर एक कंपनी की जो अर्निंग्स है वो स्टेबल है तो हायर डिविडेंड, एंड अगर एक कंपनी की अर्निंग अनस्टेबल है तो स्मॉलर डिविडेंड। उसके बाद नेक्स्ट इज ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। अगर एक कंपनी को लगता है कि ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है तो वो पैसे को ज्यादा से ज्यादा रिटेन करना चाहेंगे फ्यूचर ग्रोथ के लिए। तो अगर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होंगी तो डिविडेंड क्या होगा? हमारा कम होगा। सिमिलरली अगर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज कम है तो हमारा डिविडेंड हाई होगा। अब नेक्स्ट फैक्टर इज कैश फ्लो पोजीशन। अगर हम डिविडेंड पे करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? इनफ कैश अवेलेबल होना चाहिए। तो कैश फ्लो पोजीशन अगर कंपनी की स्ट्रांग है तो वो डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे, अदरवाइज वो डिविडेंड डिक्लेयर कैसे करेंगे जब इनफ कैश अवेलेबल ही नहीं होगा। नेक्स्ट फैक्टर इज टैक्सेशन पॉलिसी। कंपनीज को जो है ना टैक्स देना पड़ता है डिविडेंड पे करते हुए। तो सपोज अगर कंपनी जब डिविडेंड पे कर रही है और जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, यानी कि जो इसका जो टैक्स होता है ना उसको बोलते हैं डीडीटी या सीडीटी। ओके, तो अगर कंपनी को जो टैक्स पे करना पड़ रहा है डिविडेंड पे करते हुए अगर वो ज्यादा है तो क्या कंपनी डिविडेंड पे करना चाहेगी? नो। तो अगर टैक्स ऑन डिविडेंड ज्यादा होगा तो कंपनी विल प्रेफर लेस डिविडेंड्स। सिमिलरली अगर टैक्स ऑन डिविडेंड कम होगा तो कंपनी डिविडेंड पे करना चाहेगी।
नेक्स्ट फैक्टर इज लीगल कॉन्स्ट्रेंट्स। लीगल कॉन्स्ट्रेंट्स कंपनी एक्ट में अलग अलग प्रोविजंस दिए हुए हैं, तो अगर उन प्रोविजन के अकॉर्डिंग कोई भी कंस्ट्रेंट है तो उस बातों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड्स। तो कौन कौन से फैक्टर्स हुए जो हमारे डिविडेंड डिसीजन को अफेक्ट करते हैं? फर्स्ट इज अर्निंग, नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, growth opportunities, cash flow position, taxation policy and legal constraints। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अपनी कोई भी डाउट को, या फिर कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक जो आप चाहते हैं कि हम डिस्कस करें। थैंक यू सो मच। Thanks for watching, and if you like my work then please do like, share and subscribe my channel. Thanks for watching.